Recording Got started. it. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Bange Dara. I know it's been a very long time जब हमने आपसे लास्ट कनेक्ट किया. बहुत माजरत चाहते हैं और इंशाल्लाह आगे से कोशिश करेंगे कि we stay connected to you as long and every day, every moment with you और आप हमारी बात सुन सकें जो हमारी एक क्योंकि it's been a long time कि हमने आपसे बात नहीं की तो आपको शायद भूल ना जाए कि बांगे दरा बनाने का मकसद क्या है. वो पाकिस्तान की पिक्चर जो हम अपने जहन में बनाते हैं, एक बेहतर पाकिस्तान की जो आज के पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, उसकी पिक्चर हम आज आपके सामने लेके आए. वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दीज डेज. वो है इन्फ्लेशन. पाकिस्तान में तो आप इन्फ्लेशन के बारे में सुनते हैं आए दिन. लोग बेचारे मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं और इसके ऊपर से एक हुकूमत हो या कोई भी एक एलिमेंट हो जो कि गवर्नेंस में होता है, उसके ऊपर प्रेशर आया हुआ है. मसला क्या है कि अवेयरनेस. कुछ चीजें होती हैं जो खुद साख्ता महंगाई होती है, एक होती है ग्लोबल इन्फ्लेशन. आज ग्लोबल इन्फ्लेशन पे हम करेंगे आपसे बात एंड एज एन एक्सपर्ट एज हमारे आज के गेस्ट स्पीकर है जिन्हें मैं हमेशा से बांगे दरा का रॉक स्टार कहता हूँ, डॉक्टर जैन जावेद. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. Walaikum assalam, and a very warm welcome to everybody who is watching us. और जी आपने जैसे कहा, it's been a long time, and I think we owe them an apology that we were away for so much time. और Hamza, it's very nice to see you back too. I call you a survivor. आपने तो like you have gone through corona, and मैंने देखा कि आपने किस तरह टाइम स्पेंड किया घर पे. और सबसे अच्छी बात मैं आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी कि हमजा ने माशाल्लाह जब इनको व्हेन ही टेस्टेड पॉजिटिव तो इन्होंने अपना सारा टाइम घर पे गुजारा है अकेले. और ये बहुत अच्छी बात है इसलिए कि एक महज़ब शहरी जो बाकी लोगों की सेहत का भी ख्याल रखता हो और जो ज़िम्मेदार हो, उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको कुछ ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं जिसको आपको लगता है कि कहीं आप वायरस का शिकार हो गए हैं, तो फिर आपको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और बाकी लोगों की जान महफूज़ रखनी चाहिए, ताकि किसी और को ट्रांसफ़र ना हो. सो वेल डन हमज़ा. I'm really proud of you and you're a survivor. You're back. So yes. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. ओमिक्रॉन हैज बीन वेरी टफ ऑन अस और मैं यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ. जब यहाँ पे भी कोविड-19 के पीक हो गई क्योंकि एक शहर मेलबर्न के अंदर 50,000 केसेस आए तो गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे मैनेज नहीं हो सकता कि हम हर घर जाके चेक करें कि लोग हैं कि नहीं, आइसोलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. और उसकी वजह से लोगों ने ब्रीच बहुत किया है आइसोलेशन को. बट द पॉइंट इज कि 7 दिन के बाद मेरे पास भी ऑप्शन थी कि मैं ब्रीच कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरा पॉजिटिव आया मैं क्यों घर में आइसोलेट रहा अपने खर्चे पे, अपने अपने सेविंग्स के ऊपर. क्योंकि हम तो ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर किसी को ट्रांसमिट कर दे, कोई अनवैक्सीनेटेड है या किसी की वो इम्यूनिटी नहीं है, तो वो सफरिंग. कोविड की वैक्सीनेशन प्रोबेबली आपको डेथ से बचा ले, बट वो जो सफरिंग है जो कि मुझे डबल वैक्सीनेट होने के बावजूद थी, आई डेंट वांट टू ट्रांसमिट. तो मेरी रिक्वेस्ट है एवरीवन जो भी सुन रहा है, अगर आपकी आइसोलेशन बुरी हो गया लेकिन आपका रैपिड या कोई भी पॉजिटिव आ रहा है, डोंट लीव योर हाउस. इट्स नॉट सेफ स्टिल. बट थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अप्रिशिएट किया. बहुत कम अप्रिसिएशन मिलती है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स इज अ कूल थिंग. तो लेट्स गेट बैक. डॉक्टर साहब, ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम. यानी कि समथिंग जी देखिए कि दुनिया भर में अगर आप देखना शुरू कीजिए तो मैं सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं करूंगा. पाकिस्तान की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए, लुक एट द यूके. अब ऑस्ट्रेलिया में आप हैं तो आपने नोटिस किया होगा, और दुनिया भर में. क्योंकि देखिए एक चेंज आई है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था, तो यकदम बहुत सारे लोग और बहुत सारी प्रोडक्शन जब रुक गई तो उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम आया है. तो अब ये जो इन्फ्लेशन है वक्ती तौर पे है, यकीनन है. जो ही हम लोग अपनी प्रोडक्शन लाइंस को, अपनी असेंबली लाइंस को दोबारा से नॉर्मलाइज कर लेंगे. और अब ये देखिए कि लाइक अगर आप किसी भी फैक्ट्री को देखिए जिसमें काम हो रहा है हमजा, जी तो उसमें अगर पहले 100 लोग काम करते थे तो आप 50 लोग काम कर पा रहे हैं एक वक्त में, इसलिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है,
आपको लोगों को रेगुलरली चेक भी करना है, फिर उसके बाद आपके जो एसओपीज़ हैं वो बढ़ गए हैं। तो अगर आपको नहीं लगता कि अब उतनी देर में जितनी देर में पहले 100 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, अब 50 हो रही हैं, तो अब उनको भी मैनेज करना है प्लेसेस और काम उन को भी, 50 उसके लोगों बाद में कि हर दूसरे दिन कोई आइसोलेशन में भी जा सकता है कोविड होने की वजह आइसोलेशन में जा रहा है। तो आप इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि प्राइसेस वर बाउंड टू शूट और वो हुई भी हैं। और अच्छी बात ये है कि दुनिया भर में गवर्नमेंट्स ने कोशिश की है कि अपने फंड्स रिलीज़ किए जाएँ, टैक्सेशन कम की जाए, ताकि चीज़ों को मैनेज किया जाए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में यकीनन हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन वाज़ लाइक थ्रू द पीक, आई मीन थ्रू द रूफ, बहुत ज़्यादा थी और चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। लेकिन आपको देखना ये है कि हाउ हैव वी सर्वाइव्ड, हम किस चीज़ से निकल के आए हैं। हर चीज़ की हमज़ा एक कीमत होती है और जब जितना बड़ा मसला होता है, ज़िंदा कौम में जो है वो बड़े-बड़े जो आज़माइशें होती हैं, बड़ी-बड़ी आज़माइशें उनसे नबरद आज़मा होती हैं, उनसे निकलती हैं और फिर दोबारा से स्टैंड करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो बुरा वक़्त था, शदीद बुरा वक़्त था, नाउ इट्स इन द पास्ट। और इस इन्फ्लेशन की वज़ह से यकीनन हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन देखना ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग, और क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगी? क्या गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले रही है? और दूसरा आप ये देखिए कि दुनिया भर में चेंजेस क्या आ रही हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ इंडिया की। तो इंडिया में इस वक़्त जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं उनके वो 6% है इन्फ्लेशन, और जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होती है वो 4% से नीचे होनी चाहिए। हम्म, जो इस वक़्त हमारे पास अदाद-ओ-शुमार अवेलेबल हैं पिछले सालों के, तो उसमें भी आप देखें तो ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है वो 3 से ऊपर रहती है तकरीबन और 4 से नीचे होती है। ये सिर्फ़ इस साल में और पिछले साल में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हुई है 4 से ग्लोबली। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में ये नेगेटिव ट्रेंड फ़ील किया गया है और वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी नीड्स इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान भी है, उनके लिए मसाइल इसलिए और ज़्यादा बढ़ गए कि आपने अभी माशाल्लाह अभी आप ऑस्ट्रेलिया में, मेरा ख़्याल है ऑस्ट्रेलिया में जो पेट्रोल प्राइसेज़ हैं वो दे आर लाइक अबाउट $2 अ लीटर। तो 198। 198, सो ऑलमोस्ट 2, ठीक है, 198। सो आपने अब 198 अ, मीन्स इन पाकिस्तानी रुपीज़ इट्स अबाउट 260, 270। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो अब देखिए कि अब लोग कहेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में लोग पैसे ज़्यादा कमाते हैं, कमोडिटीज़ की कीमत, जो चीज़ों की कीमतें होती हैं, वो दुनिया भर में एक जैसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी चीज़ आप खरीदने जाएँगे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वो उसकी कीमत उतनी ही होगी जितनी हमारे यहाँ है। सिर्फ़ ये है कि लोग पैसे ज़्यादा कमाते हैं ऑफ़ कोर्स। तो अब हमें देखना ये है कि ग्लोबली जो चेंज आई है ये ऑयल प्राइसेज़ में, वो कैसी है, और दुआ ये करनी चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़ाएँ ओपेक की कंट्रीज़ जो हैं, ताकि ऑयल की प्राइसेज़ नीचे आएँ, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कैसा होगा। जैसा कि आपने अभी देखा है कि रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन है और पूरा यूरोप जो है उसको डर ये है कि हमें गैस मिलेगी, नहीं मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा, नहीं मिलेगा। रशिया इज़ अ ह्यूज प्रोड्यूसर। सऊदी अरेबिया के हालात ऐसे नहीं है कि वो चाहेगा कि कीमत कम हो। चूँकि जो इन्होंने हालात देखे हैं लॉकडाउन के दौरान, जब डॉलर ये एक बैरल जो है ऑयल वो 25 पे आ गया था, 20 पे आ गया था, तो बिल्कुल। अब जितना लॉस उन्होंने बर्दाश्त किया है, अब लग नहीं रहा कि ये कीमत जो है ऑयल की वो नीचे आएगी। तो वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट, और गवर्नमेंट को और बाकी इदारों को भी नए हाँ, ज़राए ढूँढने पड़ेंगे। जो हमारे लिसनर्स हैं ना, उनको 2 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, एक होता है फ्यूल एक्सपोर्टर, एक होता है फ्यूल इम्पोर्ट करने वाले मुल्क। जो फ्यूल एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ये बहस ज़रूर हो सकती है कि अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे प्राइस को सेट किया जाए। एक होते हैं वो मुल्क जो पेट्रोल को इम्पोर्ट करते हैं, वो जैसे पाकिस्तान है, उसमें पेट्रोल पैदा नहीं होता, बनता नहीं है, वो सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट से कहीं से भी इम्पोर्ट किया जाता है। अब वो जो एक्सपोर्ट करते हैं या वो जो बेचते हैं, वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में बैठे अहमद अली जो ये है वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो अपनी प्राइस के मुताबिक ही पेट्रोल को बेचेंगे। ये चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में बैठा एक इंसान को क्या वो इस चीज को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि खाम तेल से एक तो महंगाई बहुत इफेक्ट होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 किलो सेब लेके जाना है,
हजारों किलो सेब जाता है, हजारों किलो चीजें जाती हैं और हजारों किलोमीटर ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से कीमत से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, इम्पोर्ट मुल्क और एक्सपोर्टर मुल्क के फैसलों को या अफोर्डेबिलिटी के ऊपर फैसला ना करें, बल्कि ये देखें कि आप कितने में खरीद रहे हैं कोई भी मुल्क, या आप अपने बिजनेस को देखें, क्या आप अपने बिजनेस में ये चाबी 10 रुपए की खरीद के 6 रुपए की बेचेंगे? और अगर आप बेचेंगे तो आप कर्जे में चले जाएंगे 4 रुपए में, तो वो मुल्क तो बेवकूफी हुई ना। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ये लोगों में क्यों नहीं अवेयरनेस है? अवेयरनेस आई मीन देखिए पता है क्या है कि हमजा अवेयरनेस है। आई टोटली मुझे नहीं लगता कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हमारी आवाम में माशाल्लाह, खास तौर पे जो हमारी यूथ है उसमें तो अवेयरनेस बिल्कुल है इस चीज़ की, हमें समझ भी है इस चीज़ की। लेकिन आपको देखना ये है कि हमारे मुल्क में ज़्यादा आवाम अभी पढ़ी लिखी हो गई है, अभी कम है आवाम, हाफ से भी कम है जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो तादाद बहुत बड़ी है। और उसमें आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उ उनकी अफ़ोर्डेबिलिटी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। सो विल हैव टू कट डाउन। अब देखना ये है कि आप कहाँ कट डाउन करेंगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि अ, अगर आप स्कूल्स को देख लें, तो अभी पिछले दिनों आई विज़िटेड अ गवर्नमेंट स्कूल, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे, दे हैव इम्प्रूव्ड इट अ लॉट। और उनके पास इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें हैं, मैं देख के हैरान था, ऐसे जैसे कोई एचएसएन स्कूल है। हम्म, और एचएसएन कॉलेज है और इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें, लोग वहाँ आके पढ़ना चाहते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट स्कूल्स हैव इम्प्रूव्ड देयर स्टैंडर्ड। दूसरी वजह ये है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कुछ चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकें। तो पीपल आर लुकिंग फॉर वेज़। और गवर्नमेंट को अब ये चीज़ भी देखनी होगी कि अगर हम एक जगह पे लोगों को रिलीफ़ नहीं दे सकते, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रिलीफ़ दे सकते हैं या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द हेल्थ कार्ड। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है, तो अब जो एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक मसला था कि अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता था, तो उसको ये डर था कि अगर ये मेरा प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा इलाज ना हो पाया, तो प्राइवेट तो मैं अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता और लोग फिर दिल हार जाते थे, फिर गरीब आदमी इलाज नहीं करवाता था। तो ये एक अच्छा स्टेप है। मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा-सा जो गरीब आवाम है, उनके लेवल पे आके सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जिस तरह से उनको रिलीफ़ दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करते हैं हमज़ा, जैसे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घी है, आटा है, चीनी है, तो इसमें लोग ये चीज़ बड़ी आराम से भूल जाते हैं कि जो शख़्स आटा, गंदम प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, उसकी भी ज़रूरियात हैं, उसने भी खर्चे पूरे करने हैं। तो वो अगर सस्ती बेच देगा गंदम, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अगर वो चावल सस्ता बेच देगा, तो वो खाएगा क्या पूरा साल? तो उसको भी देखना होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खरीदने के बाद सब्सिडाइज़ कर देती है प्रोडक्ट को, जैसे आटे को किया भी गया था पिछले साल, तो मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ों से कमा के कुछ चीज़ों पे गरीब आवाम को सब्सिडाइज़ करना चाहिए। और अगर जो लग्ज़री आइटम्स हैं या जो महँगी चीज़ें हैं, अगर उनको थोड़ा-सा उनकी टैक्सेशन बढ़ाई जाए, तो गरीब आवाम को रिलीफ़ दिया जा सकता है और देना चाहिए गवर्नमेंट को। और लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम आईएमएफ के चंगुल में भी हैं। हमने उनसे कर्ज़ा ले रखा है जो हमने वापस करना है और अगर हम नहीं करेंगे तो ये देखिए एक कौम के लिए ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वो फेलियर स्टेट ना बने। तो जो डेट का हमारे ऊपर एक तलवार हर वक़्त लटकती रहती है कि इतना कर्ज़ा हमने वापस करना है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे मेजर्स ऐसे लेने पड़ते हैं लेकिन पाकिस्तान में। मैं डॉक्टर साहब इसमें छोटी सी एक बात, मेरी एक अपनी थॉट इस पे देखना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मुल्क है आगे कर्जे में, जी, ठीक है। अब मुल्क अगर देता है, सब्सिडी देता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इवेंचुअली वो सब्सिडी की जो कीमत है वो इन द लेटर पार्ट आपने ही अदा करनी है, क्योंकि ट्रू, सब्सिडी का कहीं ना कहीं से तो एक आफ्टर शॉक तो आएगा। बिल्कुल फिर आएगा। और हालात ऐसे हैं कि मुल्क में अभी भी लोग, अभी भी हमें फिर शायद आईएमएफ के पास जाना पड़े, फिर आईएमएफ हम पे वही तलवार लटकाएगा कि ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ। फिर उसको कम करने के लिए अगर हम सब्सिडी देंगे, तो सब्सिडी से क्या ये वाकई में सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि देखें, हमें एक दो चीजें एक और भी देखनी पड़ेगी। कौम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी एक बात है कि कौम में मेहनत का फुकदान आता जा रहा है। कौम 9 से 5 की जॉब को ढूंढ के उसी में अपनी जिंदगी को बेस्ट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में आप मानेंगे नहीं डॉक्टर साहब, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से मैं जो एक जॉब करता था, मेरी जॉब के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा। उसकी वजह से मुझे भी सुबह के टाइम उठ के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ती है।
क्यों? क्योंकि मेरे पास ओवरऑल जिसका पहले 500 से 600 बक्स वाज़ जो एक्सपेंडिचर था, अगर वो 1200 पे जंप कर गया है, तो वो इफ़ेक्ट हो रहा है। उसके लिए मुझे भी बिल्कुल। सुबह, आप यकीन करें, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं सुबह 5 3-4 घंटे एक्स्ट्रा जॉब करता हूँ, इस खला को बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है, खाना इतना महँगा हो चुका है, क्योंकि मैं अगर एक अकेला घर में रहता हूँ, तो ज़ाहिर है खाना तो नहीं बनाना है, इतना टाइम नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उठ के जा सकता हूँ, तो बहुत से लोगों को, अगर पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि डबल जॉब्स करने वाले कोई 1 करोड़ भी नहीं लोग होंगे जो इतनी मेहनत करते हों। क्या ये हमजा, भी? दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ये जो पॉइंट आपने रेज़ किया है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि क्या तरीका है, अगर महँगाई बढ़ गई है तो लोग क्या करें या क्या कर सकते हैं? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात पूरे पाकिस्तान में होती है और जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई औरत मार्च होता है तो उसके उसके बारे में भी बात होती है। लेकिन वो ये बात क्यों नहीं करता कि हमारे यहाँ माशाल्लाह जो हमारी फीमेल्स हैं, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। जितना काम एक पाकिस्तानी औरत करती है, मेरा ख़्याल दुनिया में कोई औरत नहीं करती। सुबह बिल्कुल, उठ के वो खाना बना रही है, घर देख रही है, कपड़े देख रही है, उसके अलावा जितने काम घर के हैं, वो सारे के सारे देख रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन वो देख रही है। खावंद घर वापस आ रहा है तो शी इज़ लाइक अ सर्वेंट टेकिंग केयर ऑफ हिम। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि वो औरत, उसको घर पे कपड़ा बनाना आता है, अपने कपड़े खुद बना लेती है। उसके बाद वो बच्चों के कपड़े बना सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो माँ घर पे कर सकती है, वो हम प्रमोट नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि एडवर्टाइज़मेंट्स की वज़ह से लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस थे कि हर एक को कोई ब्रांड की चीज़ चाहिए। तो आप डिज़ाइनर के कपड़े क्यों नहीं पहनते? योर मदर इज़ अ डिज़ाइनर, ये चीज़। और कॉटेज इंडस्ट्री, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल देखिए हमज़ा, तो कॉटेज इंडस्ट्री ने उस मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अब पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी तकरीबन 1100 पे पहुँचा हुआ है, इतना मुश्किल गिर से, गया है औ मुश्किल। मुश्किल से। और इसी दौरान फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी देखें, इट हैज़ क्रॉस्ड 2000। इस वक़्त बांग्लादेश पूरे सबकॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका सबसे बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रहा है। वजह क्या बिल्कुल, है कि दे हैव प्रमोटेड कॉटेज इंडस्ट्री। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, सियालकोट। हर घर में इंडस्ट्री है, हर घर में लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अ, मेरा मानना ये है कि जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे अपने लोगों को और उनको कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ नहीं लेके आते, तो ये चीज़ें मुश्किल रहेंगी। अब एक शख्स कमा ही एक बंदा रहा है पूरे घर में और बाकी सारा घर खाने-पीने पे है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी फीमेल्स के लिए वी हैव टू डिवाइस अ मेथड। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं कि उनका मर्दों के साथ कोई लेना-देना ना हो, वो घर पे बैठे हुए काम सीखें। मस्जिद बेहतरीन जगह है, इस्तेमाल कीजिए, उसमें लोगों को हुनर सिखाइए, स्किल सिखाइए। और जब एक शख्स घर बैठा काम कर रहा है, तो आपको उसको ज़्यादा पे भी नहीं करना है, तो हम लोग जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इतनी कम कर सकते हैं। आई एम रियली हैप्पी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन्स की जो कीमतें हैं, जो जो कंज़्यूमर मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई एंड फ़ोन्स, वो जो लग्ज़री फ़ोन्स हैं, उनको रहने दीजिए। जो नॉर्मल लोग खरीदते हैं, तो अब मैंने देखना शुरू किया है कि मोबाइल्स के पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल। असेंबल्ड इन पाकिस्तान। तो उसकी वजह से सैमसंग जैसी कंपनी जिसके मोबाइल फ़ोन्स 15,000 महँगे थे नॉर्मली, वो अब 15,000 सस्ते हुए हैं, तो ओप्पो और सैमसंग का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया है क्योंकि मेड इन पाकिस्तान है सैमसंग भी। मैं ये तो इस जी, जी, सॉरी, सॉरी, मैंने आपकी बात काटी। आप कंटिन्यू करें, सॉरी। जी, जी, तो मैं यही कह रहा था कि अगर हम अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव करें, और आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि जब तक हम लोग ज़्यादा लोग काम नहीं करेंगे, हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर और सकते। थोड़ा ज़्यादा तो काम नहीं करेंगे। थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ऑफ़ कोर्स। 9 टू 5 देखिए, जब आप अ, ये चीज़, हम साथ फिर बात यहाँ पे आ जाती है कि व्हाट गोज़ इन कम्स आउट। देखिए कि अगर आप 9 से 5 काम करते हैं और आप 9 बजे आके ऑफ़िस में बैठते हैं और घड़ी देखते हैं कि अभी तो 9 हुए हैं, साढ़े 9 शुरू करूँगा, चाय लेके आओ, ये करो। उसके बाद आप 5 बजे आपकी छुट्टी होनी है, साढ़े 4 बजे आप पैक करके बैठ जाइए, कल आइएगा। तो इसका मतलब आपने 1 घंटा ज़ाया कर दिया काम का। और फिर जो सर्विसेज़ हैं, उसमें भी अगर लोग सर्विसेज़ ठीक नहीं दे रहे, तो उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह हमज़ा ये है कि कल्चर नहीं है लोगों को एनरिच करने का, एम्पावर करने का स्किल्स के साथ।
और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है बराए मेहरबानी इनके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि बहुत ये हुनर देख के निकालें। अगर बिल्कुल ये सही हुनर बात। देंगे तो हम बच्चों में कुछ ऐसी चीज इंस्टिल कर पाएंगे कि वो जाके काम करें। तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम अब आपको 33% पे अगर बंदा पास हो जाएगा हमजा, तो वो मेहनत कैसे करेगा? मेक इट 60, ताकि बच्चा बचपन से ही ज्यादा काम करने का आदी हो। तो अगर आप इसको डबल कर देते हैं 33 to 60, तो मेरा ख्याल है कि लोगों में जो काहली है थोड़ी कम हो जाएगी। सही बात। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो इंडस्ट्री की बात की है ना, बड़ी जबरदस्त बात की है। आप ना अपने हमसायों में देखें हिंदुस्तान में, मैं उसको जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक मैं उसको इंडिया नहीं कहूंगा, हिंदुस्तान कहूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो तारीफ की बात है, आपने जब तक खुद मुख्तार नहीं होना, मैं एक शो देखता हूँ इंडिया का ना, बड़ा जबरदस्त है, वो है शार्क टैंक इंडिया। आपने शायद उसका नाम सुना होगा, अमेरिका में भी है, 40 मुल्कों में शार्क टैंक। जी। डॉक्टर साहब उसकी इससे व्यूअरशिप इंडिया में 40 लाख लोगों की थी, बस 40 लाख का उसका स्पैन था। 50,000 एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस ने उसके लिए अप्लाई किया। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वाह। जो अपने अपने बिजनेस करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हजारों का टर्नओवर है, लाखों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है। आप वो मानेंगे नहीं, एक वहां पे एक जोकर है, उसने वो बेली बटन नहीं होता, जी जी। बेली बटन वो बेच रहा था। ही हैड अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 10 to 20 lakhs पर ईयर, पर एनम। तो माशाल्लाह। ऐसे वो खुद मुख्तार बनते हैं। हमारे मुल्क में स्टार्टअप्स तो हैं ही नहीं, मैंने नहीं हमजा, स्टार्टअप। दिस इज, हाँ, अब ये स्टार्टअप्स की जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। अब मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने बात की इस पे कि दुनिया भर में एक टर्म आपने भी सुनी होगी, द ग्रेट रेजिग्नेशन। तो 40% के करीब हमजा लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं। और उसकी वजह ही ये है कि दुनिया भर में लोगों को समझ आ गई, जब वो लॉकडाउन में अपनी फैमिलीज के साथ रहे हैं और उनको पता चल गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट लोग हमारे लिए कौन है। तो लोगों को इस चीज़ की अहमियत का पता चल गया है कि वर्क, काम जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ज़िंदगी का वो लोग हैं जो आपका आपके करीब हैं, आपके करीबी लोग हैं। तो जैसे आई रिमेंबर व्हेन योर फादर वाज़, जब उनको कोरोना हुआ था, आई कुड फील द पेन दैट यू हैड। तो इंसान को पता चल जाता है मुश्किल वक़्त में कि उसके करीबी लोग कौन हैं, कौन लोग हैं जो उसके लिए मैटर करते हैं। लोगों को समझ आ गई है कि ये लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, हमें ऐसा काम देखना है, जो हमें सारा दिन काम पे ना रखे, लेकिन हमें कुछ टाइम फैमिली के साथ भी दे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये भी एक पॉज़िटिव पॉइंट है, जैसे मैं आपने भी बात की कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स का है, हमारे यहाँ पे भी हिंदुस्तान। स्टार्टअप्स माशाल्लाह जो यंग लोग हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कम है। उसकी वजह ये है कि लोग नौकरी के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, लाइक इट्स जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, स्टार्टअप्स पे ही, कि इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इन्वेस्ट करने को राज़ी हों और लोग इनोवेशन के लिए राज़ी हों। तो अगर लोग राज़ी होंगे, तो कुछ चीज़ें मजबूरन आ जाएँगी। अब यंग लोग जब इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, तो स्टार्टअप इज़ इनेविटेबल, हम उसको रोक नहीं सकते। और दूसरी चीज़, आपने हमज़ा अभी पिछले दिनों क्रिकेट देखा होगा, आपने इंडियन क्रिकेट टीम भी देखी होगी। उनका स्पॉन्सर कौन है आजकल? आपने देखा है, नोट किया है? बीजूस, हाँ जी, बीजूस क्या है बताइए? वो जो टीचिंग ऐप है ना, वैसे मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है, स्कूलिंग ऐप है इस टीचिंग तरह। ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, टीचिंग ऐप है कि आप घर बैठे पढ़िए। हाँ। और हमारी क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है? हायर हायर पेप्सी। हायर, पेप्सी। तो आपको देखना पड़ेगा कि मुल्क की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एक क्रिकेट टीम को एक एजुकेशनल ऐप स्पॉन्सर कर रही है और वो दुनिया की महँगी तरीन क्रिकेट टीम है, छोटी टीम नहीं है, एग्जैक्टली। सबसे महँगी टीम है। स्टार्टअप्स ऐसी और चीज एक है जिसने, आप उधर ना उसी शो में शादी.com का सीईओ था, फाउंडर, को फाउंडर था, अनुपम मित्तल। फिफ्टीन ओके, थाउजेंड करोड़ का नेटवर्थ कैसे बनी? स्टार्टअप शुरू किया, तब स्टार्टअप शुरू किया जब इंटरनेट ही नहीं था, इंटरनेट की वेबसाइट बनाई शादी.com। किसने कहा था कि लोग वहां पे शादियां करेंगे, लेकिन अब वो वही आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसफुल हुई। और वही शादी.com हजारों लोगों को नौकरियां भी देती है। और इसी तरह देखते देखते लोगों ने नौकरी वेबसाइट्स इंडिया में बनाई। आप मानेंगे नहीं डॉक्टर साहब, बीपी किट्स के लिए वेंटिलेशन तक इस तरह लोग पैसे बना रहे हैं। और हमारे में लोगों को नौकरी की तरफ ऐसा लगा हुआ है।
हर कोई कहता है जी नौकरी चाहिए, नौकरी दिलवा दो किसी तरह, गुलामी है ना चलिए इस। हम तो देखते हम हाँ आप देखिए कि आपको लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि हमें फिर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को उस स्कूल में उस जगह पे भेजूंगा जहां से वो कोई हुनर सीख के निकलेगा। और अगर स्कूल ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो आप उसको ट्यूशन पे भेजने के बजाय उसको किसी हुनर पे भी भेजिए स्कूल के साथ साथ, कि वो 2 घंटे 3 घंटे काम सीखे। जब उसकी उम्र 15 साल हो गई है, जब वो काम सीख लेगा 18 साल तक, तो उसके पास ऑप्शंस होंगी कि मैं एजुकेशन के साथ साथ ये भी कर सकता हूँ। तो क्या वजह है कि हमारा बच्चा जो है 15-16 साल का वो कहीं पे काम नहीं करता और अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि बहुत सस्ती है दुनिया भर की निस्बत, अफोर्ड खुद से क्यों नहीं करता। अब आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी यूनिवर्सिटी खुद से अफोर्ड करते हैं, सारा दिन काम करके पैसे बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर से काम करते हैं। तो अगर एक ऑस्ट्रेलिया में, इन ममालिक में जहाँ पे लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि लोग वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो इन्फ्लेशन की बात है, हम अगर उस पे वापस आएँ तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब मसाइल आते हैं तो 2 तरीके हैं, या तो आप सरेंडर कर दीजिए या आप उससे लड़ें और कुछ बन के निकलें। तो अब हमारे ऊपर यकीनन एज़ अ नेशन बहुत मुश्किल वक़्त है। लोगों के लिए यकीनन मुश्किल हो गई है खाना-पीना और ये चीज़ें अफ़ोर्ड करना। लेकिन जो चीज़ करने वाली है एज़ अ नेशन वो ये है कि हमें अब अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि हम कमाएँ ज़्यादा, ताकि ये तकलीफ़ हम बर्दाश्त कर पाएँ, क्योंकि कर्ज़ा वापस देना ही देना है हमज़ा। कोई भी हमें कर्ज़ा माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अगर वापस देना है तो हमें ज़्यादा कमाना पड़ेगा। 2 बिल्कुल, आपने इसीलिए कहा मैं 2-3 घंटे, तो इफ वी सब्सिडी वर्क मोर आई थिंक दिस इज़ अ सॉल्यूशन। सब्सिडी को इसलिए मैं नशा कहता हूँ। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि खुदा का वास्ता है अपने बैंक्स को रेगुलेट करे। स्टेट बैंक को आपने खुद मुख्तार तो किया, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि उसको एक ऑटोनोमस इदारा बनाया, लेकिन मेक श्योर कि स्टेट बैंक गवर्नमेंट के ये जो बैंक्स आते हैं इनको रेगुलेट करे और लोगों को फाइनेंसेस करने की थोड़ी सी जरा दे, उनको इजाजत दे और उनके लिए आसानियां पैदा करे। हमज़ा आई टोटली लाइक दिस कि अगर चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाएँ और आसानियाँ पैदा हों, लेकिन आपको ये भी देखना है कि हमज़ा सबसे ज़्यादा नालायक अगर लोग किसी चीज़ से हैं, तो वो हुकूमत वक़्त से होते हैं। और बिल्कुल। उसकी अब मैं सिर्फ़ पीटीआई की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वो कोई भी गवर्नमेंट ले लीजिए आप। इससे पहले नून लीग की थी, फिर पीपल्स पार्टी की थी, इस वक़्त सिंध में माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइज़िंग, लेकिन आपको देखना ये है कि ये जितनी भी हुकूमतें आती हैं, क्या ये लोगों के अंदर इन्वेस्ट करती हैं? क्या लोगों का की सोच को डेवलप करती हैं? क्या उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करती हैं कि लोग ज़्यादा कमा पाएँ? हुनर के लिए कुछ चांसेस देती हैं? तो कहीं न कहीं आपको हमज़ा ये देखना पड़ेगा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने टेप्टा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत सारे जो हुनर के काम थे, उनको उन्होंने बड़ा प्रमोट किया लोगों के लिए। एजुकेशन के ऊपर भी काम किया। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट इस मामले में इतना काम नहीं कर पाई और इसकी एक वजह ये है कि कोविड आ गया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स काफ़ी देर बंद रहे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एनी गवर्नमेंट व्हिच कम्स नेक्स्ट, उनको ये स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा कि हमें अपने लोगों को एम्पावर करना है स्किल्स के साथ। तब तक हम उनसे ज़्यादा आउटपुट की उम्मीद नहीं रख सकते जब तक वो एम्पावर्ड नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन चलें, लेट्स लेट्स गेट टू द कंक्लूजन नाउ। 2 बातें तो हमने समझ ली। एक, सप्लाई चेन डिसरप्ट होने की वजह से, क्योंकि पेट्रोल महँगा हुआ और इसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन आई, जिससे सब कुछ महँगा होना ही होना था। दूसरी वजह है कि हमारे लोग मेहनत नहीं करते। अगर महँगाई हुई भी है तो उसको अफ़ोर्ड किया जा सकता है बाय वर्किंग मोर। तीसरी बात जो मैं डॉक्टर साहब एक पॉलिटिकल पॉइंट करना चाहता हूँ, वी मे बी साउंडिंग पॉलिटिकल बट द पॉइंट इज कि हमें करनी पड़ेगी। हम हमज़ा लोग। अगर आप हमज़ा आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा-सा वीक है इस वक़्त, तो अगर आप यही बात दोबारा से कर लें। आपको, आप मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? जी, आ रही है लेकिन या आई कैन हियर यू, बट द ओनली थिंग इज़ लाइक या यू आर बैक टू नॉर्मल नाउ, सो इफ यू कुड से इट नाउ। ओके, सो आई विल रिपीट जी। इट। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने जो अभी तक हम अपनी कंक्लूजन की तरफ जो जा रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल पॉइंट मैं अब करना चाहता हूँ डिस्कस। वी मे साउंड पॉलिटिकल बट द पॉइंट इज कि जरूरी है कि अवेयरनेस लोगों में आए। मसला ये है कि महंगा क्या हुआ? तेल महंगा हुआ, इम्पोर्ट। घी महंगा हुआ, इम्पोर्ट। जो खाने का तेल है वो महंगा हुआ, इम्पोर्ट। दालें महंगी हुई, इम्पोर्ट। चीनी महंगी हुई,
यहाँ से तो प्रोड्यूस होती है लेकिन उससे ज्यादा बाहर से इंपोर्ट होती है। आटा महंगा हुआ, वुड यू बिलीव के ये पाकिस्तान जो कि जरखेजी का एक, मेरी नजर में एक वो है सोने जैसी मिट्टी है, यहाँ पे आटा इंपोर्ट होता है। जब ग्लोबल इन्फ्लेशन होगी तो ये चीजें महंगी होंगी। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ये मुल्क जिधर इतनी जरखेजी है, यहाँ पे हम वो जैतून के दरख्त लगा सकते हैं और वहां से एक अपनी सस्ता, जो कि दुनिया में बहुत महंगा है तेल है, वो पाकिस्तान ने डिस्कवर किया है अभी के, वो पाकिस्तान में सबसे सस्ता बन सकता है। आटे के अगर हम पाकिस्तान में ईमानदारी से बेचे तो दुनिया में सबसे सस्ता बेच सकते हैं। चीनी हम खजाना है पाकिस्तान बेचने के लिए। हमजा, क्यों हमारी आई टोटली, हुकूमतें बहुत सी सारी चीजों में इम्पोर्ट बेस्ड क्यों है, हालांकि ये जरखेज मुल्क है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ढके छुपे लफ्जों में मैंने आपको ये जवाब दिया था। तो वो जवाब ये है कि हमजा, जब लोग हुकूमतें वक्त से नालां होते हैं तो उसकी वजह ये नहीं होती कि सिर्फ कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि करप्शन बहुत आम होती है, और आपको देखना ये है कि आपकी गवर्नमेंट में लोग कौन होते हैं। आ, तो लोग क्यों आते हैं, क्यों इतने खर्चे करते हैं। अब ये बताइए कि जब आप इलेक्शन रैलीज पे करोड़ों अरबों रुपए लगा देंगे, तो वो लोग तो इन्वेस्टर्स हैं, सबके सब बिजनेसमैन हैं, तो वो फिर किसी न किसी मद में वो चीज़ें वापस जाती हैं और उसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। पीपल हैव टू बी स्मार्टर, अपनी चॉइसेस को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कोई जो क्या कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि आपको देखना है कि हम अपनी अशराफिया को, जिनको हमने अपने लिए चूज करके रखा है, वो हमारे पैसे को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कि गरीब आदमी को तो 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं, और जो अशराफिया है उनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, सबके पास नौकर चाकर गाड़ियां सब कुछ है। तो एज अ नेशन वी नीड टू स्टैंड अप, और एक बड़े रिवाइवल की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारी जो अगली नेशन है, अगली जनरेशन है, वो थोड़ी सी इन्फॉर्म्ड हो। यंग पीपल दे आर डूइंग मच बेटर। अभी उनके पास सिर्फ क्या कहते हैं कि आप, उनके पास अभी अथॉरिटी नहीं है। जब ये जनरेशन जो इस वक्त 20-25 की है, आई एम जस्ट लुकिंग एट लाइक 10 years, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी करप्शन करना पाकिस्तान में, क्योंकि अवाम जो है वो अब बहुत पिस चुकी है। तो मे बी द गवर्नमेंट शुड टेक, जो भी गवर्नमेंट ये स्टेप लेगी कि वो अशराफिया को टैक्स देने पे मजबूर करेगी और करप्शन से रोकेगी, और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस हैं उनको अलग-अलग कर देगी, तो हालात बेहतर हो सकते बिल्कुल आपने सही बात की। मेरा वही पॉइंट था कि अगर हम छोटी छोटी बात में आज की गवर्नमेंट को या आने वाली गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि पिछले 20-25 साल में हमने किया क्या है। कि वो जो जैतून के दरख्त जो हम आज लगा रहे हैं, कि हम 20-25 साल पहले लगाते, तो आज जब इतनी बड़ी आफत आई है तो हमारा खाम तेल महंगा ना होता, हम आटा ईमानदारी से रेगुलेट करते, स्पार्को के साथ सारा वो सिस्टम करते, रेगुलेट करते, क्यूआर कोड्स तब लगा लेते आज से 15-10 साल पहले, तो आज हमारा आटा ब्लैक में ना बिक रहा होता, लोग जखीरा अंदोजी कर लेते हैं, वो ना कर रहे होते। दिस इज व्हाट जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो कहते हैं ना रूल ऑफ द लॉ, कितना इंपॉर्टेंट है। चीनी हैं। वगैरह ये सारी चीजें इसलिए महंगी होती है क्योंकि ये इस मुल्क में बनती हैं लेकिन बिकती किसी और तरीके से, ये फिर हम पे टूटता है, ये बरसता है हम पे। इसलिए एज अ कौम हमें फैसला करना पड़ेगा वंस अगेन कि क्या करना है हमने। कि आज से 50-100 साल के बाद जब हमारे बच्चों पे आने वाले वक्त में भी कुछ तरह की आफत आएगी तो क्या वो भी हमारी तरह सर पकड़ के बैठे रहेंगे, या इसको बेहतर तरीके से कोप करेंगे और उनके पास वो सिस्टम्स होंगे। वो सिस्टम्स कौन देगा, हम देंगे। जिस तरह गोरो ने हमें 1888 का कानून पकड़ा दिया और आज तक हम उस पर चल रहे हैं, इसी तरह अब हमें उनको एक सिस्टम देना है जो कि बहुत बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन, आपने थैंक यू शिरकत वेरी मच की। मैम। हमने सोचा था थोड़ा कम करेंगे लेकिन अच्छी बात थी इसलिए लंबी होनी ही होनी थी। आई होप हमारे व्यूअर्स को समझ आई होगी कि क्यों महंगाई है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी क्यों महंगाई है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग बांगेदरा एंड सब्सक्राइब टू द बांगेदरा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।